अब शुरू करते हैं। एंड कल हमने देख लिया था कूलॉम्स फोर्स देख लिया था, उसके बीच में अपनी बात रुक गई थी। तो बात कर रहे थे, हमने देखा था कि ये फोर्स क्या होता है, सेंट्रल होता है ना। सेंट्रल होगा तो क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा? यस कंजर्वेटिव फोर्स होगा। दूसरी बात मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर इसकी बात करें तो इस पर क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रिपल्शन फोर्सेस लग रहे होंगे और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगी, इसकी लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही लगने वाले हैं, यानी कि दोनों चार्जेस को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो दे विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन, यानी कि ये दो फोर्सेस जो हैं दे विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। तो अब मैं फर्दर आगे बात करता हूं। हमने 2 पॉइंट लिखे हुए थे कूलॉम्स फोर्स के लिए। पहला पॉइंट क्या लिखा था, पढ़ के बताओ। follows Newton's third law. नहीं, वो प्रॉपर्टीज नहीं, जब कूलॉम्स लॉ शुरू किया था तब 2 पॉइंट लिखे ओनली थे। A point पॉइंट चार्जेस ओनली does not एप्लीकेबल depend फॉर on the चार्जेस, और medium. दूसरा क्या था, Electrostatic इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो चेक करते हैं कि भाई मीडियम आने के बाद में क्या होता है। तो मीडियम मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सराउंडिंग में जो पहले अपन ने वैक्यूम इमेजिन किया हुआ था या एयर इमेजिन किया हुआ था, वैक्यूम या एयर अपन लेते हैं, तो वैक्यूम इमेजिन किया हुआ है या एयर इमेजिन किया हुआ है, तो अब उसकी जगह पे मैंने डाल दिया मान लो पानी, है ना, वाटर डाल दिया। तो वाटर डाल दिया तो वाटर में अपना क्या होता है, H और OH, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो H और OH अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब देखता हूं कि चार्जेस के पास में आए, चार्जेस की विसिनिटी में ये जब आए, विसिनिटी समझते हैं ना, विसिनिटी मतलब आसपास, है ना, पड़ोस में आ गए, है ना। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर ये तो पॉजिटिव चार्ज था और ये H थोड़ा पॉजिटिव लेके चलता है, OH नेगेटिव लेके चलता है, तो H तो रिपेल होगा और OH पास में आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, OH माइनस, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है ना, माइनस चार्ज इस तरफ, थोड़ा सा डेल प्लस चार्ज इस तरफ, थोड़ा सा डेल माइनस चार्ज इस तरफ, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मैं देखता हूँ OH माइनस और ये H प्लस, इस प्रकार से यहाँ पर OH माइनस और ये H प्लस। इसको क्या कर दिया इसने, मीडियम को पोलराइज कर दिया। पोलराइज कर दिया मतलब समझ रहे हो ना, अरे पोलराइज कर दिया समझते हो क्या, केमिस्ट्री में सुना होगा। हाँ सर। क्या होता है, मतलब उसने उसको एक चार्जेस प्लेन को मिलाना थोड़ा लाइट को। इंड्यूस कर दिया, मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में क्या हो गया, OH माइनस और ये H प्लस इस प्रकार से सब तरफ से फैला दिए इसने, क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। सिमिलरली Q2 भी एक चार्ज है, Q2 भी मैंने एक पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। तो इसका मतलब जिस प्रकार से Q1 ने अपने सराउंडिंग वाले मीडियम को इन्फ्लुएंस किया था, उसी प्रकार से Q2 भी अपने सराउंडिंग के मीडियम को इन्फ्लुएंस करेगा। और करेगा तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर भी OH पास में आ जाएगा, H बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी OH अंदर की तरफ आ जाएगा और H बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी OH अंदर की तरफ जाएगा और H बाहर की तरफ जाएगा। इसका रीजन समझ रहे हो ना? हाँ सर। है ना। तो ये OH मतलब OH के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, और H के पास में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो रिपेल होगा। तो इस प्रकार से इनका ओरिएंटेशन हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि मैं इस चार्ज को देखता हूं तो यहां पर इसके आउटर लेयर में पॉजिटिव चार्ज H प्लस आ चुका है। सिमिलरली इसके भी आउटर लेयर पर पॉजिटिव चार्ज H प्लस आ चुका है। अब जब हमने शुरुआत करी थी मीडियम के बिना, तो हमारे पास में मात्र और मात्र Q1 और Q2 चार्जेस थे जो कि आपस में फोर्सेस लगा सकते हैं। अब क्या हुआ कि Q1 पर अगर फोर्स कोई लगा रहा है तो वो कौन लगा रहा होगा उसको सोचते हैं। एक तो Q2 लगा रहा होगा, ठीक है, और एक ये सराउंडिंग में जो मीडियम है ये भी इसे इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, क्योंकि यहां पर भी एक उस तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। बात समझ रही है क्या? हाँ तो सर। यहां पर अब इस Q1 चार्ज को फोर्स लगाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए Q2 तो है ही, साथ ये इंड्यूस्ड चार्जेस भी हैं, साथ ही साथ ये इंड्यूस चार्जेस भी हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि फोर्स नेट, क्या लिखा हुआ है, नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज डिक्रीज करता हुआ पाया गया। क्या बोलता हूं कि मीडियम के एग्जिस्टेंस की वजह से, ड्यू टू मीडियम भी लिख देता हूं, है ना, ड्यू
टू मीडियम नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट लिखा था, क्या लिखा था बताओ, सेकंड पॉइंट क्या लिखा था बोलो। Force of electrostatic interaction between two charges is independent of medium. कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि मीडियम के होने की वजह से नेट फोर्स कम हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? या तो मैंने कल झूठ बोला था या तो मैंने आज झूठ बोला। या आप वो चीज पकड़ नहीं पा रहे हैं जो सर वो Q2 भी है ना, Q2 भी है, उस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। उसका भी स्टेटमेंट लिख देता हूं, ड्यू टू मीडियम नेट फोर्स ऑन Q2 चार्ज डिक्रीजेस। ये भी लिख लिया मैंने। ओके अब बताओ। सर दोनों के ऊपर डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलो। सर दोनों के ऊपर डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल दोनों पार्टिकल्स मिला के वो चार्ज वैसा ही रहेगा जो बिना मीडियम का था। आप शायद सही बोल रहे हैं, दोबारा बोलना। तो दोनों चार्जेस मिला के दोनों चार्जेस मतलब कौन कौन? Q1 और Q2 का अगर हम ओवरऑल एक सिस्टम पकड़े तो उसके ऊपर का नेट फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं, आपका शायद कहना सही है लेकिन स्टेटमेंट गलत है। हाँ, दूसरा कोई? तो डिक्रीज जो हुआ है चार्ज में वो बहुत निग्लिजिबल हुआ। नहीं, नेग्लिजिबल, अरे ऐसी बातें नहीं करेंगे, ऐसी बातें केमिस्ट्री में सर करेंगे। हाँ, वो Q2 मतलब Q2 के आजू बाजू में जो वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हुए हैं ना, उसकी वजह से नेट चार्ज तो Q2 ही रहा होगा ना। नेट चार्ज इसलिए- Q2 तो मतलब वो सिस्टम ने दूसरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो उतना ही लगाया होगा ना जितना Q1 ने Q2 पे लगाया था। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अभी क्या है ना, मैंने जो ये बताने का तरीका मेरा ऐसा था कि आप वो सोच ही ना पाए, मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया मैंने आपको एक डायरेक्शन में सोचने के लिए, लेकिन सोचना था उल्टी तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो जो कल मैंने लिखवाया था। Between two charges, Between two charges, force of interaction remains invariant of the medium, यानी कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या लिखा है ये ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है? नेट फोर्स। नेट फोर्स। तो अभी नेट फोर्स बनने के लिए मैंने यहाँ पर ये बात जरूर कही थी कि भाई अब Q1 को इन्फ्लुएंस करने के लिए Q2 तो है ही, लेकिन साथ में ये सराउंडिंग के मीडियम के पार्टिकल्स भी हैं। ऐसा बोला था नहीं बोला था? तो बस यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है कि Q1 और Q2 का आपस में फोर्स बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम रहा। लेकिन अंतर किस वजह से आया कि ये जो सराउंडिंग के जो चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं वो चार्जेस अब इस बॉडी पर, इस Q1 पर भी फोर्स लगाएंगे, और इस Q1 पर लगने वाले फोर्स की वजह से, इस Q1 पर लगने वाले फोर्स की वजह से यहां पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स अब चेंज हो जाएगा। फिर से बोलूं क्या? है ना, कल का स्टेटमेंट हमने सिर्फ इन दोनों के लिए लिखा था। किनके लिए? Q1 और Q2 के लिए, कि भाई Q1 और Q2 का आपस में इंटरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा है, एट इज बिल्कुल सेम। लेकिन इस बार अभी मैंने क्या बोला? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किस किस की वजह से बनेगा? सभी चार्जेस की वजह से बनेगा। अभी क्या Q1 और Q2 ही बचे हैं क्या? यहाँ पर नहीं बचे हैं। अभी क्या आ गए? इंड्यूस चार्जेस भी आ चुके हैं, अभी नए चार्जेस भी आ चुके हैं। और नए चार्जेस भी आ गए तो वो क्या होगा? एक तो ये OH माइनस का इंटरेक्शन, H प्लस का इंटरेक्शन, H प्लस Q1 का इंटरेक्शन, H प्लस Q2 का इंटरेक्शन, ऐसे खूब सारे इंटरेक्शन अब होने वाले हैं। और अगर इसकी वजह से हमने नेट देखा तो हमने देखा कि भाई Q1 पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कम होता हुआ पाया गया। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर नेट फोर्स कम होता हुआ पाया गया, तो मैं फोर्स ऑफ नेट अगर लिखता हूं तो वो लिखा जाएगा वेक्टर फोर्स ऑफ मतलब मैं लिख लेता हूं फोर्स नेट Q1 चार्ज का, है ना, Q1 चार्ज पर, Q1 पर
नेट फोर्स अगर लिखा जाए तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स, है ना, ये फोर्स ड्यू टू मीडियम ऑन Q1। फिर से देख लो, अपन ने क्या निकाला, नेट फोर्स ऑन Q1 निकाला, तो क्या होगा, फोर्स होता है वेक्टर, तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, Q1 पे फोर्स एक तो कौन बनाएगा, Q2 बनाएगा, और Q1 पर फोर्स और कौन बनाएगा, मीडियम के पार्टिकल बनाएंगे। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ड्यू टू मीडियम ऑन Q1। तो आप देख सकते हो ये वाली जो चीज है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये कल वाला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड ये फोर्स, ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, जिसकी वजह से नेट फोर्स हमारा चेंज हो चुका है। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, फोर्स ड्यू टू मीडियम तो हर डायरेक्शन में सेम रहेगा ना? जी क्या बोल रहे हो? फोर्स ड्यू टू मीडियम हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, तो फिर उसका अगर टोटल लेंगे मीडियम फोर्स ऑन मीडियम, देखो पहली बात तो ये जो ओरिएंटेशन है, ये OH माइनस ये H आ गया। अब अपने पास ये ऑलरेडी अपने को रिजल्ट पता है कि नेट फोर्स तो कम हो रहा है, तो वो हम बोल रहे हैं कि मीडियम की वजह से कम हो रहा है, और मीडियम की वजह से कम हो रहा है तो मीडियम में एक्चुअली अपने पास OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस, फिर अपने को इनका इंटरेक्शन भी देखना है, तो किस किस का देखना पड़ेगा, OH माइनस का आपस में रिपल्शन, H प्लस का आपस में रिपल्शन, OH माइनस H प्लस का आपस में अट्रैक्शन, इस H प्लस और इस OH माइनस का आपस में अट्रैक्शन। तो ये सभी चीजें देखते हुए अपन ने बोला कि भाई साहब यहां पर अगर नेट फोर्स कम हो रहा है तो इनका सारा जो इन्फ्लुएंस हो रहा होगा वो इसको डिक्रीज कर रहा होगा। सर पर एफ डिक्रीज होगा वो कैसे बोल रहे हो? एफ डिक्रीज कैसे हुआ, ये तो फील हो सकता है ना कि अपन ने यहाँ पर दो चार्जेस ले लिए, एक्सपेरिमेंट की मदद से भी अपन बता सकते हैं ना कि यहाँ पर ये हुआ Q1, ये हुआ Q2, अपन ने समहाउ ये फाइंड कर लिया कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसको यहाँ पर होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर मीडियम डाल दिया तो अब मैंने देखा कि इसको यहाँ पर होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा होगा अपने हाथ को ऐसे रखने के लिए, उतना ही नेट फोर्स उल्टा इसको भगाने के लिए लगा हुआ होगा। क्या समझे मेरी बात को? ये अरे भाई नहीं सर, ये Q1 चार्ज यहां पर रुका हुआ है, ठीक है। जब मीडियम नहीं था तब मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और उस 10 न्यूटन को, ये जो फोर्स है मतलब अपने हाथ को उसको रोकने के लिए भी 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में मैंने पानी डालने के बाद में देखा कि मेरे हाथ को मात्र और मात्र 8 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? अभी चार्ज को उधर पकड़े रखने के लिए मेरे को 8 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब Q1 पर जो सभी ने फोर्स लगाया वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। अरे रे कम अरे हो गया, बाप रे। कम हो गया। सारा गड़बड़ हो गया है। शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या है। देखो ये Q1 है ना, Q1 को मैंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। अभी पकड़ के रखा हुआ है तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर ये Q1 और ये Q2 ने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो मेरे हाथ ने भी यहाँ पर 10 न्यूटन लगाया होगा, तभी जाके बेचारा Q1 तो वहां रुकेगा, नहीं तो भाग जाएगा ना। हाँ समझे? अभी मैं क्या बोलता हूं कि अभी 10 न्यूटन बाहर से ये इन दोनों के बीच का फोर्स लगा और मेरे हाथ को भी 10 न्यूटन लगा, तो अपना ये फोर्स फील हो गया। अब जैसे ही मैंने मीडियम डाला तो मेरे हाथ को 10 न्यूटन नहीं लगाना पड़ रहा, मेरे हाथ को मात्र और मात्र 8 न्यूटन लगाना पड़ रहा है। मेरे हाथ को मात्र और मात्र 8 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब इस बेचारे Q1 पर सराउंडिंग वाले सभी पार्टिकल्स ने जो फोर्स लगाया होगा वो कितना रह गया होगा, 8 न्यूटन रह गया होगा।
सर वो मीडियम फ्लो हो रहा अरे है रुक का जाओ ना, मतलब पहले इतना बोलो। यस सर सर समझा। ये इतना समझ समझ में में आया। आया? तो सर पर वो अभी 10 का 8 क्यों होगा, आ, मतलब आ, 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 कम क्यों होगा बैठे बैठे? 10 का 8 क्यों हुआ? हाँ सर। यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि पहली बात तो चलो पहले एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर लेता हूँ, तो है वो ना? बढ़ भी सकता है ना अरे फोर्स। रुक तो जाओ ना, रुक तो जाओ ना, अभी वही तो बता रहा हूँ। तो अभी पहली बात तो कोई भी चीज अगर फिजिक्स में थ्योरी आती है तो पहले एक्सपेरिमेंट होता है ना? ये ऑर्डर होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट होगा और हम ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा उस बात को हम एक्सप्लेन कर पाए। कभी भी उल्टा नहीं होता, है ना? जैसे अपनी एप्पल नीचे गिरा पृथ्वी पर, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद में ग्रेविटेशन का लॉ बना। ये समझ में आई ऑर्डर? हाँ सर। अब इस ऑर्डर में चलते हैं। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा, तो मैंने देखा कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो इस Q1 चार्ज को यहाँ पर होल्ड करते रखने के लिए मेरे हाथ को 10 न्यूटन फोर्स लगा होगा। मैंने मान लिया कि मेरे हाथ ने वहां पर Q1 को रखने के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगाया। इसका मतलब यहाँ पर Q2 ने उस पर 10 न्यूटन लगाया होगा, ताकि मेरे हाथ ने 10 न्यूटन लगा के उसको खत्म करके उसको वहीं पर की वहीं रख दिया। बात समझ में आती है इतनी? हाँ। अभी मैंने क्या कर दिया कि ये Q1 है, ये Q2 है, और साथ में अब इधर मीडियम भी डाल दिया। अब मैं देखता हूं कि यहां पर इस चार्ज को होल्ड करके रखने के लिए हमने ये फील किया एक्सपेरिमेंट में कि उसका फोर्स 8 न्यूटन हो गया है। बात समझ में आती है क्या? कैसे सर? लेकिन अबे गधे, ये जो हुआ ये तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ना। अभी एक्सप्लेन 8 तो मैंने न्यूटन किया ही नहीं, रुक तो जा। सर। ठीक है, अब मेरे हाथ पर 8 न्यूटन लगा होगा, तो Q1 पर सभी चार्जेस आपस ने कितना फोर्स लगाया होगा? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन लगाया होगा। इसका मतलब मैं पहले की बात करता हूं, जब एयर था तो ये 10 न्यूटन था, चार्जेस की वजह से आपस में फोर्स। और बाद में जब मैंने देखा कि जब मीडियम डाल दिया तो ये फोर्स कम हो गया है, ये हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। तो अब इसके पास में मैं देखता हूं, तो जैसे ही मीडियम में डाला तो मीडियम हो गया पोलराइज। मीडियम अगर पोलराइज हुआ तो यहां पर सिर्फ Q1 और Q2 चार्जेस नहीं बचे हैं इंटरेक्शन के। अब हमारे पास में OH माइनस, OH माइनस, ये OH माइनस, ये OH माइनस, ये OH माइनस, ये वाला H प्लस का इंटरेक्शन, ये H प्लस, ये OH माइनस का इंटरेक्शन, और ऐसे कई सारे इंटरेक्शन अपने को दिख रहे हैं। समझे? हाँ सर। यस सर। तो अभी मेरे पास में मैं Q1 पर बात करता हूं, तो Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ Q2 की वजह से नहीं लगेगा, वो बाकी सभी चार्जेस की वजह से लगने वाला है। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो अभी मैं क्या बोलता हूं कि यहां पर अब Q1 पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो Q2 तो ने लगाया, वो तो है ही, प्लस सराउंडिंग मीडियम के पार्टिकल्स ने भी उस पर फोर्स लगाया। ये वेक्टर फॉर्म है, ऐसा जोड़ देने से वो बढ़ नहीं गया है, ये समझो। दो फोर्सेस अगर ऑपोजिट होते हैं तो मैं F1 प्लस F2 लिखूंगा तो ये बढ़ नहीं जाएगा मेरे भाई। समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? यस सर। कि वेक्टर जोड़ रहा हूं, यहाँ पर एडिशन का साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं मेरे भाई, ये तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी। अच्छा हाँ सर। है ना? यहाँ पर जोड़ रहा हूं, इसका मतलब 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये समझो इस बात को। 10 से कम भी हो सकता है इसका जोड़ना। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस ड्यू टू मीडियम ऑन Q1 बना हुआ है और ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बना हुआ है, इन दोनों का वेक्टर सम, रिमेंबर ये वेक्टर सम कर रहा हूं मैं, इसको मैं लिख देता हूं, शायद आप लोग एडिशन सिंपली सोच रहे हैं, ये वेक्टर सम कर रहे हैं अपन। तो ये जो वेक्टर सम हमने पाया वो 10 से कम होता हुआ पाया। यस सर। अब शायद चमका गया ये।
चमका। सर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पोलर मीडियम में ना, अगर नॉन पोलर मीडियम रहता तो नॉन पोलर होता तो इन्फ्लुएंस ही नहीं होता। नॉन पोलर होता इसका मतलब अपने पास पहली बात तो एक तो वो होता है ना कि कोई भी मीडियम मान लो, एक तो खुद से ही पोलर है ना, एक तो खुद से ही पोलर है तो उसमें तो आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। दूसरा मैंने क्या कर लिया, एक इंड्यूस्ड पोलर भी होता है। इंड्यूस्ड पोलर समझते हैं क्या आप? हाँ, मतलब कुछ डालने के बाद में पोलर हो जाए। तो अपने पास ऐसा कोई पोलर हुआ तो अपने को एकदम क्लियरली समझ में आता है, लेकिन चार्ज डालने के बाद भी इंड्यूस हो सकता है। और ऐसा अपने पास थोड़ा सा भी इंड्यूस अगर हो जाए, है ना, थोड़ा सा भी इंड्यूस हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली होता ही है, तो अपने पास थोड़ा सा भी अगर इंड्यूस हो जाए तो सराउंडिंग वाला मीडियम इसको इन्फ्लुएंस करेगा, और इन्फ्लुएंस करेगा तो चार्ज वहां पर जो है भले ही थोड़ा सा फोर्स कम करे, 10 की जगह 8 हुआ, उसकी जगह 10 की जगह 9.999 ही कर दे, लेकिन थोड़ा सा तो कर ही देगा वो। बात समझ में आती है क्या? मतलब कौन सा भी मीडियम रहे तो बढ़ेगा कभी नहीं। सर यहाँ पर Q1 का टोटल चार्ज मतलब टोटल फोर्स डिक्रीज हो रहा, मतलब मीडियम की वजह से नेट फोर्स ऑन उसका पूरा Q1, फोर्स, वापस बता रहा हूं, नेट फोर्स ऑन Q1 डिक्रीज हुआ है। Q1 का Q2 पर या Q2 का Q1 पर फोर्स डिक्रीज नहीं हुआ है। फोर्स वो रिमेन सेम। तो फिर पूरे मीडियम की वजह से Q1 पे Q2 की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा। करेक्ट। तो फिर वो फोर्स Q2 की डायरेक्शन में ही क्यों लगा? वो फोर्स Q2 की डायरेक्शन में ही क्यों लगा? Q1 की ओरिजिनल डायरेक्शन के तरफ हाँ, क्यों नहीं? समझा, ये सही है। तो यार अपने पास पहली बात तो यहाँ पर चार्जेस देख लेते हैं कि इस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन बैठा हुआ है। ये है अपने पास Q2, है ना, ये है अपने पास Q2। और ये ध्यान देना कि अभी मैंने इतना सिंपली आपको बता तो जरूर दिया है, इस बात को मैं इस तरह से बताता हूं कि ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज मैंने अज्यूम कर लिए। अभी क्या होगा, अब इस सवाल का जवाब देता हूं कि ये मतलब ये कहना चाह रहा था, इसका सवाल काफी अब ठीक है कि सर ये बढ़ ही क्यों रहा, मतलब कम, मतलब ये वाला जो फोर्स है इसके सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं हो रहा, ऑपोजिट में ही क्यों हो रहा है। अब इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा कम ही क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा, ये बात अपन समझ लेते हैं। तो देखो ये हुआ Q1, ये हुआ Q2। अभी यहां पर मैंने पानी डाला तो वो इंड्यूस हो गए, तो मैंने क्या बोला कि यहां पर ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस चार्ज, इस प्रकार से इंड्यूस हो गए, माइनस और ये प्लस चार्ज, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस चार्ज, मतलब ये OH माइनस और वो प्लस बना रहा हूं मैं ना, तो ये OH माइनस, ये माइनस और ये प्लस चार्ज, ये माइनस और ये प्लस चार्ज, और ये माइनस और ये प्लस चार्ज। अब देखो एक बार है ना Q2 को दबा देता हूं मैं, अपना ऐसे हाथ लिया और Q2 को दबा दिया, यानी कि अभी अपने मीडियम में मात्र और मात्र कौन है, Q1 को अपन देख रहे हैं, Q2 है ही नहीं है, मान लो मेरे कि मात्र और मात्र Q1 है, तो इसके सराउंडिंग में एकदम सिमेट्रिकली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। लेकिन अब जैसे ही मैंने Q2 को यहां पर डाला, जैसे ही मैंने यहां पर Q2 को डाला, तो Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में देखकर खुश तो नहीं होंगे। ये क्या बोलेगा, बेटा यहां से सरको, यहां से निकलो। तो इसका मतलब यहां पर जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इतना सिमेट्रिकली बना रहे हैं वो वैसा बनेगा नहीं। समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो हम इधर बना रहे हैं ना वो थोड़ा कम होगा, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर ज्यादा होगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ सर। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर भी देखता हूं तो यहाँ पर भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस साइड, दिस साइड। इतनी बात समझ में आती है क्या? अब देखो मैं समझता हूं कि यार इस Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है, Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या क्या डिपेंड कर रहा है, वो इन इंड्यूस चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि यहां पर ये जो दूरियां हैं वो कितनी है। तो मैं देखता हूं कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज की यहां से दूरी और इस पॉजिटिव चार्ज की यहां से दूरी सेम नहीं है, डिफरेंट है। अरे ये एक पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया, ये एक पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया,
अभी मैं बोलता हूं ये है चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, तो 1 की यहाँ Q1 से दूरी और 2 की Q1 से दूरी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। इसका मतलब Q1 को इन्फ्लुएंस करने का तरीका इन चार्जेस का डिफरेंट होने वाला है। इसका मतलब यहां पर एक नेट फोर्स बन सकता है, और इनफैक्ट ये वाला चार्ज अपने पास में है, ये वाला चार्ज Q1 के पास में है, तो इसका फोर्स ज्यादा बनेगा, है ना? इसका फोर्स ज्यादा बनेगा। ये वाला चार्ज दूरी पर है तो इसका फोर्स कम बनेगा। तो एक नेट चार्ज यहां इस प्रकार से बन जाएगा। हाँ सर। और ये मैंने काफी रफली एक्सप्लेन किया है, इसमें अपने को खूब सारे चार्जेस देखने पड़ेंगे, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन एक रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस होगा, कि सभी तरफ यूनिफॉर्म चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, थोड़ा सा इधर ज्यादा होगा, थोड़ा सा इधर ज्यादा होगा, ठीक है? तो दैट इज वाई मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर एक फोर्स इस प्रकार से बनेगा, और मैं देखता हूं भाई साहब कि Q2 का Q1 पर फोर्स किधर था? इधर था। और Q1 पर बाकी ने किधर फोर्स बनाया? इधर फोर्स बनाया। तो दोनों अब इस बार क्या हो गए हैं? ऑपोजिट बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर वेक्टर सम में बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। अब समझ में आया? अभी भी कहीं दर्द हो रहा हो तो बोलो। नहीं सर। चमका? हाँ सर। अरे यार, तुम्हारे हाँ ना में कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा मुझे। सर Q2 का तो उसकी तरफ लगेगा ना सर? Q1 और Q2 का कैसे होगा? चलो तुम बताओ, फिर मैं मनाता हूँ। बताओ Q1 और मतलब Q2 का इंटरेक्शन कैसे होगा? सर Q2 उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना? Q2 उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना उसको? Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा? हाँ। अरे यार, फिर तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया होगा। मैं तो ये मानते हुए ड्रॉ किया था कि दोनों पॉजिटिव हैं। हाँ सर ठीक है। जाग जाओ, मुंह पे पानी मार के आओ भाई, आधे घंटे से बता रहा हूं मैं। मतलब ये सवाल तुमने फिर यहाँ क्यों नहीं पूछा कि रिपल्शन 10 न्यूटन का? 10 न्यूटन का मैं बोल रहा था, रिपल्शन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तब नहीं जगा तुम्हारा। ठीक है, अब जल्दी से ड्रॉ करो, चलो। ये तो ऐसी बात हो गई कि भाई रामायण खत्म, फिर राम जी आई सीता। सर सीता क्यों नहीं है उसकी? अरे भाई नोट कर लिया? डन 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 डन। एक मिनट बस। आज कितना सपना देख के आया था मैं, इतना सारा पढ़ा दूंगा। मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुमने। 10 न्यूटन 8 न्यूटन 10 न्यूटन 8 न्यूटन, कितना तो करवा दिया सर। हाँ, वो कल जो आपने लिखवा के दिया था कि इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या रहता है? मतलब वो कांस्टेंट रहता है? अभी नेक्स्ट उसी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ही कर रहा हूँ, अगला वही आने वाला है। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट सर। हो गया होगा भाई। हो गया सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ, अब देखो हम आते हैं फोर्स पर। तो फोर्स ये फिर से मैंने बना दिया Q1 एंड ये फिर से मैंने बना दिया Q2। तो मैं देखता हूं फोर्स ऑन Q1
ड्यू टू Q2, ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब वापस से जो इसने सवाल पूछा था उसी पर अपन आते हैं। एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या मीडियम नहीं होगा, या फिर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा और वैक्यूम होता है ना, एयर ले लो या वैक्यूम ले लो, सेम ही होता है। बट अब देखते हैं कि अपने पास जो फोर्स नेट हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है मीडियम आने के बाद में। बात समझ में आती है? अब तो बोल दो हाँ यार। तो मीडियम आने के बाद में फोर्स कम हो जाता है, तो मैं लिखता हूं फोर्स ऑन Q1 इन मीडियम अगर लिखा जाए तो वो चेंज हो जाता है और वो लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो है ER जो लिखा जाता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा एक बात बताओ कि भाई ये जो फोर्स ऑन Q1 है पहले के कंपैरिजन में कम हुआ या बढ़ गया? अभी कम हो गया। तो पहले का अगर देखा जाए तो ये पूरा माल जो है ये पहले का फोर्स है, देख सकते हो आप, ये जो लाल कलर के अंदर भरा हुआ है वो पहले का फोर्स है। तो अभी इसका मतलब ER के आने की वजह से, ER के आने की वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो गई है। तो यानी कि ER की वैल्यू क्या किससे एक से ज्यादा रही होगी या कम रही होगी? ज्यादा रहेगी, तभी जाके फोर्स कम हो पाएगा। तो ER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ER की वैल्यू अगर लिखी जाती है तो वो 1 लिखी जाती है किसके लिए? के लिए या एयर के लिए, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। और बाकी दूसरे मीडियम में ER की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको फोर्स भी पता लग जाएगा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। बात समझ में आता है? जल्दी से नोट करो। सर हमें अगर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 पूछा तो वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा। Q2 मीडियम पूछा तो ये रहेगा। हाँ, Q2 प्लस मीडियम अगर पूछा जाए तो ये रहेगा। हाँ। डन? हाँ सर। एक मिनट नहीं सर, सर रुको ना 2 मिनट, सर रुको 2 मिनट। बस अब हो गया, आगे चलते। ठीक है, अभी लिखते हैं। सर 1 मिनट बस, अभी लिख लेना यार, रुको। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये हुई ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो यार। हो गया सर। चलो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। अच्छा चलो एक सवाल कर लेते हैं, है ना, एक लॉलीपॉप सा सवाल दे देता हूँ आपको, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। ये मैंने बोल दिया 1 कूलम्ब, ये मैंने बोल दिया 2 कूलम्ब, इनके बीच की दूरी 3 मीटर। बताओ दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? है ना, और मैंने एक्सिस भी दे दिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अपने को 1 कूलम्ब पर लगा हुआ फोर्स और 2 कूलम्ब पर लगा हुआ फोर्स बताने का है। 2 × 10⁹ 9 10⁹ देखो क्या है, मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 1 कूलम्ब ड्यू टू
2 कूलाम लिखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, तो वो होगा 1/4πε0। 1/4πε0 चार्ज है 1, दूसरा चार्ज है 2 अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। और अभी क्या है कि ऑब्वियसली फोर्स है तो एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर तो मैग्नीट्यूड होगा उसका और डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन देखो कितनी आ गई, क्या लिखूं इस पर, डायरेक्शन क्या लिखा जाए, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। इसी तरह से फोर्स ऑन 2 कूलाम ड्यू टू 1 कूलाम लिखा जाए तो ये तो पूरा मसाला सेम रहेगा, 1/4πε0 1 × 2 अपॉन 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस आई कैप, है ना। रिपल्शन होगा ना, तो इस बेचारे पर फोर्स जो लगा है वो कैसे लगा, इधर लगा, यानी कि डायरेक्शन हमने पहले ही देख ली, मैग्नीट्यूड हमने अलग से निकाल दिया, और 1 कूलाम पर फोर्स कैसे लगा, इस प्रकार से। तो ये माइनस आई कैप और प्लस आई कैप अपन ने बना दिया। बोलो बात समझ में आती है क्या? ठीक है, ठीक है। फिर इसको नोट करने के बाद में लिखना हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसको नोट कर लो, हेडिंग बाद में लिखना है, पहले सवाल लिखना है ना, पहले सवाल नोट कर लो, फिर उसके बाद में हेडिंग डालिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। सर वो ER की वैल्यू दी देंगे क्या? हाँ, ER की वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना? किसकी वैल्यू? ER BR की वैल्यू? ER एप्सिलॉन आर। नहीं समझा। ER अरे BR क्या होता है भाई? एप्सिलॉन आर बोल रहे हो सर, ER। सर रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हाँ ER की वैल्यू दी होगी, हाँ ER की वैल्यू दिया होगा। फिर हम k q1 q2 by r square में का k को हम 1/4πε0 ही पकड़ेंगे या 1/4πε0 into ER भी पकड़ेंगे? दोबारा बोलो। मतलब हम जो k है ना, तो वो बस 1/4πε0 पकड़ेंगे या फिर 1/4πε0 into ER मतलब इफेक्टिव पकड़ेंगे? अच्छा, अरे भाई इतना लोड ना लो, तुम इतने कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, अगर मतलब मीडियम, अगर हाँ ऐसा मैं क्वेश्चन आया सर कि k डिपेंड्स ऑन मीडियम या नहीं मीडियम, ओके, तो ये अपना पूरा बनेगा 1/4πε0 into ER, ठीक है, 1/4πε0 into ER, तो वो मीडियम पर डिपेंड कर जाएगा। सर वो दोनों के बीच में का इंडिविजुअल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है वो उसमें तो ER आएगा नहीं ना? उसमें तो ER वो रिलेटिव परमिटिविटी, अगर सिर्फ दोनों के बीच का फोर्स लिखा जाए तो उसमें ER नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल एक चार्ज पर नेट फोर्स लिखा जाए तो उसमें ER आएगा। समझ में आया? मतलब मीडियम रहा तो आएगा। हाँ मीडियम रहा तो आएगा। नहीं देखो, मीडियम रहा, जैसे ये मैंने बोल दिया Q1 और Q2 मीडियम रहा, उसके बावजूद भी सवाल में एकदम क्लियरली मैंने पूछता हूं तुमसे, सिर्फ Q2 चार्ज का Q1 फोर्स बताओ, सिर्फ Q2 चार्ज का Q1 पर फोर्स बताओ। सिर्फ मैं अगर ये बोलता हूं तुमसे तो वो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि नेट फोर्स ऑन Q1 बताइए क्या रहा, तो फिर ER में तो ER आ जाए। हाँ फिर सर वैसे देखा तो k इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम रहेगा ना यार। k का क्या है, k अपन लिख रहे हैं 1/4πε0 ER। अभी जैसे मैंने मीडियम वैक्यूम कर दिया तो ये बेचारा 1 हो जाएगा। तो सर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 अगर हम मतलब पानी में लिखे, पानी के लिए लिखे, तो क्या आएगा वो k q1 q2 by r square, उसके लिए हम k क्या ले रहे, 1/4πε ले रहे बस। पर अगर मीडियम मतलब पूरी मीडियम की वजह से ले रहे तो 1/4πε into ER ले रहे, मतलब दोनों तरफ के अलग अलग ले रहे ना। हाँ, दोनों तरफ अपन k की वैल्यू अलग ले रहे हैं, बिल्कुल सही ले रहे हो। फिर अब तुम्हारा पॉइंट ये कह रहे हो कि सर k को डिपेंडेंट लेना नहीं लेंगे इसको मीडियम मतलब पर, k मीडियम पे डिपेंडेंट है या नहीं? यार अभी ये तो बड़ा अजीब सा सवाल मुझे लग रहा है, मतलब होना चाहिए ना सर। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कमेंट करूंगा, है ना।
इसको कंफर्म करता हूँ, फिर अपन देखेंगे इसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो अच्छा, अपन तो देखते हैं। ER ये K की वैल्यू का नहीं होगा, मतलब अलग से लगाया होगा? अभी मतलब अपन वो इस K बात की को यही वैल्यू तो होल्ड पे डालते हैं। होल्ड पे डालना समझता है तुम्हें? हाँ सर। हाँ, तो अभी होल्ड पे डालते हैं, फिर आगे देखते हैं, ना। पहले अपन आगे बढ़ लेते हैं, फिर अपन उसको कल डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। तो अभी देखो क्या हुआ कि पिछले बार में तो हमने क्या देख लिया था कि दो चार्जेस हैं, और दो चार्जेस के लिए अपन ने देख लिया था कि ये है, यहां पर मैंने Q1 लिखा, ये वेक्टर मैंने R1 लिखा। फिर दूसरा मैंने ड्रॉ किया, ये है Q2 और ये है R2। तो अभी क्या कर रहे हैं, एकदम वेक्टर वेक्टर बना के कर रहे हैं अपन सारे काम। क्या कर रहे हैं, पूरा वेक्टर, प्रॉपरली वेक्टर बना के सारे काम कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं लिखना चाहता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चार्ज। तो वो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए होगा 1/4πε0, चार्जेस लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन दूरी लिखना पड़ेगा। तो दूरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखता हूं। R2 minus R1। हाँ, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू इज R1 माइनस R2। पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज R1 माइनस R2। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ये वेक्टर मैंने बनाया और इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर दिया। अब ऑब्वियसली ये तो हमने अगर देखो तो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, अब मुझे डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर देखता हूं कि ये अगर चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालें, यूनिट वेक्टर से निकाल लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, यूनिट वेक्टर अगर लिखा जाए, पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 का कैप लिख दिया मैंने यहां। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो इस प्रकार से हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब एक चीज मैं लिखता हूं कि यार हमने ये लिख तो दिया, तो सर आपने ये जो डेरिवेशन किया ये तो Q1 के लिए किया, क्या Q2 के लिए क्या करेंगे? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर लिखा जाए, तो फिर फोर्स आप भी 2 ड्यू टू 1 ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या लिखूं, R 2 with रिस्पेक्ट टू 1। सर वो एक ही हो जाएगा सर। यहां अंतर आ जाएगा ना? हाँ सर। समझ में आया? अपोजिट आएगी सर, इसमें अंतर आ जाएगा। हाँ सर। है ना, ये नीचे वाला तो सेम रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर यहाँ आ जाएगा। और वो डायरेक्शन भी तो जरूरी पार्ट है इस वेक्टर का। तो यहाँ पर अभी क्या बोलते हैं कि मेरे पास ये बन चुका है। तो सर आपने ये जो डेरिवेशन किया वो तो ये मानते हुए किया कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो सर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो क्या उसके लिए फिर अलग से फॉर्मूला बनाते हैं? तो चलो चेक कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर Q1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया। तो बताइए इस पर फोर्स कैसे लगेगा? वो फोर्स ऐसा लगेगा, Q1 की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगेगा, माइनस हो। लेकिन अभी देखो यहां पर Q1 पॉजिटिव था, Q2 नेगेटिव था। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझे? हाँ सर। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही आएगी, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम इसकी मदद से वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं ये क्या रखे जाएंगे, विद साइन रखे जाएंगे। हाँ सर।
डन? नहीं सर। हाँ नोट कर लो जल्दी से। रुको ना सर, आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास XY को दे दिया। एक मैंने Q1 चार्ज दिया है, दैट इज 1 कूलम। मैंने कोई Q2 चार्ज दिया है, दैट इज -1 कूलम। एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर दिया है दैट इज 1 i कैप प्लस 2 j कैप। एंड इसका पोजीशन वेक्टर मैंने दिया है दैट इज -2 i कैप प्लस 1 j कैप। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, और ऑल्सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सर वो ऑटो वेक्टर क्या है? ये मैंने लिखा है 1 i कैप प्लस 2 j कैप, और ये लिखा है -2 i कैप प्लस j कैप। देख लो, कर दिया मैंने। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 है मैंने 1 कूलम, Q2 है मेरा -1 कूलम, अपॉन पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का होल स्क्वायर,
और यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो मैंने को क्या करना है, ये करना पड़ेगा r1 माइनस r2 करना पड़ेगा। तो r1 लिखा 1 i कैप प्लस 2 j कैप, r2 लिखा माइनस 2 i कैप प्लस j कैप, तो इसकी मदद से आ गया 3 i कैप प्लस j कैप। तो पोजीशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 आ चुका है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, वो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट ओवर 10 आ चुका है। तो बस मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर रूट ओवर 10 का स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दिया है, मैंने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यूनिट वेक्टर यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कोई भी समस्या हो बताओ। एनीवन एनीवन? नहीं सर। इसी प्रकार से Q2 का Q1 पर निकालना है, Q2 पर Q1 का निकालना है, तो इस पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। सर वो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई क्यों किया? थोड़ा तेज बोलो, आवाज कट रही है तुम्हारी। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई क्यों किया सर? आवाज कट रही है बच्चा। बाकी लोगों को आवाज आ रही है इसकी? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐसा बोल रहे हो? किसको किससे मल्टीप्लाई किया? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐसा बोल रहे हो? ए भगवान, तुम अभी ऐसे सवाल कैसे पूछ रहे हो? डायरेक्शन के लिए। ये तो मैग्नीट्यूड था ना, इनटू डायरेक्शन भी तो करनी पड़ेगी। ये सवाल नहीं पूछना था, दर्द हो गया मेरे को कहीं। हुआ क्या तुम्हारा दर्द ठीक? अरे हाँ तो बोल दो यार। हाँ हाँ ठीक है। तो चलो अभी इतना ही रखते हैं। फिर एक्सरसाइज O1 का अपन ने कल 1 से 20 तक कर लिए थे, तो अगले 20 सवाल कर लो आप, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। हाँ सर। ओके तो अभी इतना ही रखते हैं। सर आप आ गए क्या? हाँ आ गए सर। ओके ठीक है ठीक है।